हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आपके साथ सत्यम सर। आज चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 कक्षा 6 के एनसीईआरटी में इन चारों चैप्टर को केवल 10 मिनट में फिनिश कर देंगे और बड़ी आसानी से इन पर एक समझ विकसित कर लेंगे। तो चलिए, पहला चैप्टर है क्या बताती हैं हमें अतीत की कब्रें, है ना। हमें किताबें और कब्रें। तो इनमें सबसे पहले बात करते हैं हम वेद की। आखिर वेद क्या होता है, क्या होता है वेद, बताइए दोस्तों। वेद एक ऐसा अपने आप में शास्त्र है जिससे हमें उस समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती और यह प्राचीनतम ग्रंथ है ना। इसकी रचना संस्कृत भाषा, इसकी रचना संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हुई है। ठीक है, समझ गए आप। ऋग्वेद संस्कृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में, है ना, का आर्यों का यह सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको पढ़ा रहा हूं, है ना। और ऐसा माना जाता है सप्तसेंद्र प्रदेश में इसकी उत्पत्ति हुई। और तर्क वेद एक संहिता होती है ना। बस एनसीईआरटी में इसका इस चैप्टर में इतना ही वर्णन दिया गया है और इसमें सूक्त बताया गया है। सूक्त, इसमें सूक्त बताया गया है। सूक्त कौन होते हैं? जो स्तुति करते हैं। अब स्तुति करने वाले कौन होते हैं? स्तुति का मतलब होता है जो सूक्त द्वारा अच्छी तरीके से बोला गया है। और इनमें वो क्या करते थे, इनमें वो बहुत सारी त्रिचाएं और बहुत सारे मंत्रों का गुणगान करते थे। और ऋग्वेद को जाकर आप, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी तो छोटे बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जब मैं आपको एनिसेंट हिस्ट्री पे ले जाऊंगा और वहाँ रामशरण शर्मा को पढ़ेंगे तो उसमें बड़े विस्तार से मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। चलिए, इसमें तो इतना ही था चैप्टर नंबर 4 में। और अब हम थोड़ा सा जाते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 खोल लीजिए आप सभी भी अपनी एनसीईआरटी किताब में। चलिए, चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5, है ना, इसमें थोड़ा वेद के बारे में बताया गया है और थोड़ा कब्रें और किताब। देखो, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं ज़्यादा ये नहीं पढ़ाता, है ना। चलिए, चैप्टर नंबर 5 में हम बात करते हैं। चैप्टर नंबर 5 में जब आप एनसीईआरटी में जाओगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा चित्रित और कुछ पात्र भी आपको देखने को मिलेंगे। धूसर पात्र, है ना। थोड़ा मैं इनको समझा देता हूं आपको। ये बर्तन पर ये जो धूसर पात्र थे, ये बर्तन पर चित्रकारी के लिए किए गए थे, है ना। ये बर्तन पर चित्रकारी इनसे की गई थी और ज़्यादातर थालियाँ कटोरी पर ज्यामितीय आकृतियाँ मिलती थी। जब आप उस चैप्टर में जाओगे तो ज़्यादातर जो कटोरी थाली है उन पर ज्यामितीय आकृति की कुछ चीज़ें मिलेंगी, है ना। और कुछ महत्वपूर्ण इस चैप्टर में जनपद नगर है, आप उनको नोट कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण महाजनपद नगर, है ना। बस ये चैप्टर 5 का सार है, इतने में ही। थोड़ा मैं आपको शॉर्ट तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आप उसको किताब में और अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और भी अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल हैं, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा, है ना। चलिए, आप चैप्टर नंबर 6, नए प्रश्न नए विचार। दोस्तों, ये शुरू होता है बुद्ध से और बुद्ध शुरू होता है बुद्ध की कहानी से, जिसके संस्थापक सिद्धार्थ को माना जाता है। और ये समाज में एक परिवर्तन की विचारधारा लेकर आए। ये क्षत्रिय थे और सांख्य नामक छोटे गण से संबंध रखते थे। ठीक है, ये क्षत्रिय थे और सांख्य नामक छोटे गण से संबंध रखते थे। देखो, बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश, है ना, कहाँ पे दिया? सारनाथ में।
राइट। और नंबर दूसरी बात हम करते हैं, इन्होंने वहां पे एक शिक्षा भी दी और जिसमें उन्होंने कहा कि जीवन कष्ट को एवं दुखों से भरा हुआ है। यह जीवन कष्ट को और दुखों से भरा हुआ है, भरा हुआ है, ये इन्होंने वहां पे विचार दिए। नंबर 2 बात, और जब उन्होंने ये बात कही तो यहाँ पे लालच और ईर्ष्या की भावना का एक थोड़ा सा स्वरूप दिखाई दिया, है ना। उसके बाद इन्होंने कहा कि आत्म संयम अपनाकर हम लालच से मुक्त हो सकते हैं। मतलब आत्म संयम अपनाकर हम लालच से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों इनका सारनाथ स्तूप भी मिलता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, है ना। सर्वप्रथम यहीं पे इन्होंने उपदेश दिया, ठीक है। नंबर दूसरी बात, ये इमारत के इसमें कर्म जीवन के बाद में जीवन को प्रभावित करता है, इन्होंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई, है ना। दूसरी बात, उपनिषद क्या होता है, इसमें आपको एक वर्ड मिलेगा उपनिषद। आइए उपनिषद को थोड़ा हम जान लेते हैं। दोस्तों उपनिषद होता है आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है, मतलब इनका एक ग्रंथ था ये उपनिषद, जिसमें गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, इसमें थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया है। और इसमें आपको कुछ प्रवर्तक भी मिलते हैं, जैसे इसमें कुछ बातें भी की गई हैं, पूर्व मीमांसा जामनी, उत्तर मीमांसा व्यास, और कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, जैसे उपनिषदों के जो विचारक थे जैन महावीर बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पहले, जैन ग्रंथों का लेकर लगभग 1500 वर्ष पहले। बस इतना ही इसमें है इस चैप्टर में। चलिए चैप्टर नंबर हमारा 6 भी कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 7 भी देख लेते हैं। एक ही क्लास में मैंने सब खल्लास कर दिया जो जो महत्वपूर्ण था। देखो हमें बकवास बिल्कुल नहीं पढ़नी है, उससे हमारी टाइम बर्बाद होता है। मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ, अगर आप लोग पढ़ते हैं तो अपनी आदत को चेंज कर दीजिए। चैप्टर नंबर 7, अशोक एक अनोखा सम्राट, है ना। और इन्होंने बस इसमें एक ही बात थी, इन्होंने अपनी प्रजा को एक संदेश दिया और उस संदेश में इन्होंने कहा कि हमें अपने धर्म की प्रशंसा तथा दूसरों के धर्म की निंदा करना गलत है ना। यानी हम अपने धर्म की हम प्रशंसा तो कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के धर्म की निंदा करना गलत बात है। हमें किसी भी दूसरे धर्म का हमें दूसरों के धर्म का आदर करना चाहिए, और यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ये क्वेश्चन आया था आपका मेंस में। इसलिए हर धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने का प्रयास करना चाहिए। और अशोक का अभिलेख मिलता है, स्तंभ मिलते हैं, जिसमें बिंदुसार अशोक का मतलब जो पुत्र थे, पर उसमें उन्होंने बात कही थी। और मौर्य साम्राज्य के कुछ इस चैप्टर में आपको जब एनसीईआरटी में जाओगे तो उसके कुछ प्रमुख नगर देख लेने हैं। और अभिलेख मिलते हैं इसमें जो याकर्त प्लस ब्रह्मा लिपि में लिखे हुए थे, और कलिंग युद्ध अशोक के अभिलेख का भी इसमें मिलता है। और इसमें शर्मण को, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक बार प्रीलिम्स में आ गया था, इसमें बौद्ध भिक्षु कहते हैं शर्मण को, यानी ये बौद्ध भिक्षु थे, मतलब इन्होंने बौद्ध धर्म में थोड़ा सा उनसे रिलेटेड थे। बौद्ध भिक्षु साधु शर्मण शब्द को कहते हैं। चलिए चैप्टर नंबर 10 भी मैं आपको बता ही देता हूँ। चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 10 में ज़्यादा नहीं कहा गया है, चैप्टर नंबर 10 में थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया है, नए साम्राज्य और राज्य। उसमें कुछ किताबें हैं, जैसे हड़प्पा में तांबे, टीन प्लस कांसा, इन सभी की चीज़ें मिलती। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है उस चैप्टर में टीला, है ना। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 भी मैं बता देता हूँ। खुशहाल गांव और सरमद्र शहर, उसमें लोहे के औजार और कुछ प्रमुख चीज़ें मिली हैं, जिसमें महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार 2500 वर्ष पहले होने के कुछ प्रमाण मिले हैं। मैं आपको अपने नोट्स से बता रहा हूँ। और उसमें कुछ कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें बताई गई हैं, बस इसमें से इतना ही। सिक्के, चैप्टर 9 व्यापारी राजा सिक्के के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। इसमें समुद्र तट से लगे राज्य है, और इसमें कुछ इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। और चैप्टर नंबर 10 में हम आ जाएं, नए साम्राज्य और राज्य, इमारती चित्र किताब। इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर कुछ अभिलेख मिलता है ना। हरिशेषण को कवि या मंत्री समुद्रगुप्त का जो दरबार थे प्रशस्ति प्रशंसा बोला जाता है। योद्धा समुद्रगुप्त का वर्णन और गुप्त शासन के प्रमुख केंद्र, है ना। इसमें हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित में मिलती है। चीनी यात्री फाइंग ने पहली बार यहाँ पे वर्णन किया था।
बस इसमें इतना ही। कल हम कक्षा 7 का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मैंने 10 मिनट के अंदर अंदर पूरी एनसीईआरटी कक्षा 6 का पूरा सार आपके सामने स्थापित कर दिया। जो जो क्या कहते हैं प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट थे, बस मैंने उतना ही पढ़ा है। ज़्यादा किताबें हैं, आप अपने ज्ञान सीमित कर सकते हैं, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता। ठीक है, ओके, धन्यवाद।